प्रकृति प्रेम इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, CTET परीक्षा का संस्कृत पेपर। और ये उन लोगों के लिए है जिन्हें संस्कृत का मतलब एक अक्षर भी नहीं आता। बिल्कुल। हमारे पास कई टॉप कोचिंग संस्थानों के नोट्स है, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण है और विशेषज्ञ शिक्षकों के वीडियो के अंश भी हैं। हाँ। तो हमारा मिशन साफ है, क्या बिना संस्कृत सीखे केवल परीक्षा की तकनीक और रणनीति का उपयोग करके संस्कृत में 30 में से 25 से ज्यादा अंक लाना संभव है? बिल्कुल संभव है, और शायद ज्यादातर लोग इसी तरह से अच्छे नंबर लाते भी हैं। अच्छा। हाँ, देखिए, सीटेट का संस्कृत पेपर आपकी भाषा की परीक्षा से ज्यादा आपकी शिक्षण समझ मतलब पेडागोजी और पैटर्न पहचानने की क्षमता की परीक्षा है। आज हम व्याकरण के बारे में बात नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम केवल व्यवहारिक तकनीकों, पैटर्न और उन तरीकों पर ध्यान देंगे जिनसे परीक्षा हॉल में सीधे अंक बटोरे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि 30 में से 15 प्रश्न तो सीधे सीधे भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी से आते हैं। हाँ, यहीं पर सारा खेल है ना? सही कहा। ये 15 प्रश्न आपके लिए फ्री मार्क्स की तरह हैं। फ्री मार्क्स? हाँ, अगर आप कोड जानते हैं तो। और सूत्रों से ये स्पष्ट है कि संस्कृत पेडागोजी के प्रश्न अक्सर हिंदी या अंग्रेजी की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मतलब CDP के प्रश्नों का सीधा अनुवाद होते हैं। अच्छा, मतलब अगर CDP मजबूत है तो यहाँ भी मदद मिलेगी? पूरी मदद मिलेगी। आपको संस्कृत जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस कुछ सकारात्मक और नकारात्मक कीवर्ड्स को पहचानना है। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स क्या हैं? पहले सकारात्मक वालों से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कीवर्ड है बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंगुअलिज्म। ये शब्द जिस भी विकल्प में दिखे उसके सही होने की संभावना 90% होती है। इसे हमेशा एक संसाधन के रूप में देखा जाता है। आपको ऑप्शन में दिखेगा साधन रूपेण प्रयोगः। मतलब समस्या नहीं बल्कि एक संसाधन। बिल्कुल। दूसरा है अवसर प्रदान करना। संस्कृत में दिखेगा अवकाशम दद्यात्। अच्छा, छात्रों को अधिक अवसर देना। हाँ, ये हमेशा एक अच्छा विकल्प है। फिर है समावेशी कक्षा मतलब इंक्लूसिव क्लासरूम। ये तो CDP का भी बहुत जरूरी टॉपिक है। वही तो। और फिर सृजनात्मकता या रचनावादस्य मतलब बच्चों को खुद ज्ञान का निर्माण करने देना। राइट। और आखिरी है विभिन्न गतिविधियां। संस्कृत में विभिन्न गतिविधि है, अलग अलग गतिविधियों से सिखाना। ठीक है, तो ये तो हो गए पॉजिटिव कीवर्ड्स। अब उन शब्दों के बारे में बताइए जिनसे बचना है, मतलब नेगेटिव कीवर्ड्स। सबसे बड़ा नेगेटिव कीवर्ड है कंठस्थीकरण या रटनाभ्यासम। रटना? हाँ, रटने पर जोर देना हमेशा गलत है। NCF 2005 इसका सख्त विरोध करता है। सही बात। फिर आता है केवलम या मात्रम मतलब केवल या सिर्फ। कोई भी ऑप्शन जो सीखने को सीमित कर दे वो गलत है। इसी तरह व्याकरण पर अत्यधिक बल मतलब व्याकरण नियमेषु अधिकम बलम। नियमों को रटाना भी गलत है। और अनुशासन? हाँ, कठोरानुशासन विधि ही मतलब कठोर अनुशासन। ये शब्द जिस भी विकल्प में हो वो लगभग हमेशा गलत होता है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक प्रश्न है जिसमें शिक्षक छात्रों को उनकी परिचित भाषा मतलब मातृभाषा में बात करने की अनुमति देता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? यहाँ विकल्पों को देखे बिना भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा। हाँ, उत्तर होगा बहुभाषिकताम साधन रूपेण प्रयोगः। मतलब बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में उपयोग करना। एकदम सही। आपको पूरी पंक्ति का अर्थ जानने की जरूरत ही नहीं है, केवल बहुभाषिकता शब्द पहचानना है और काम हो गया। कमाल है। ठीक है, पेडागोजी के 15 प्रश्न तो लगभग पक्के हो गए, लेकिन बाकी 15 प्रश्नों का क्या, जो अपठित गद्यांश से आते हैं? यहाँ तो संस्कृत पढ़नी ही पड़ेगी। नहीं, यहाँ भी स्मार्ट वर्क काम आता है। हम 5 मुख्य तकनीकों पर ध्यान देंगे। ओके। पहली तकनीक है कीवर्ड मैचिंग तकनीक। कीवर्ड मैचिंग? हाँ, प्रश्न में दिए गए मुख्य शब्द को गद्यांश में हूबहू खोजें। ज्यादातर मामलों में जिस लाइन में वो शब्द मिलेगा उसी लाइन में या उसके ठीक आगे पीछे की लाइन में आपका उत्तर छिपा होगा। मतलब वाक्य का अर्थ समझने की जरूरत नहीं, बस शब्दों का मिलान करना है। बिल्कुल, बस मिलान करना है। और अगर कोई शब्द समझ ना आए तो दूसरी तकनीक काम आएगी, अनुमान लगाने की कला मतलब कॉन्टेक्सचुअल गेसिंग। एक विशेषज्ञ शिक्षिका के अनुसार जब कोई शब्द समझ ना आए तो उसके आसपास के शब्दों को देखकर अनुमान लगाएं कि क्या कहा जा रहा होगा। अच्छा, पूरा गद्यांश समझने की कोशिश नहीं करनी? नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल प्रश्न से संबंधित हिस्से का अनुमान लगाएं। ठीक है, और तीसरी तकनीक? तीसरी है ऑप्शन एलिमिनेशन। ये बहुत काम की है।
अक्सर 3 विकल्प पूरी तरह से अप्रासंगिक मतलब इररेलेवेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न किसी व्यक्ति अशोक के बारे में है और किसी विकल्प में उपवन या चिकित्सक की बात हो रही है जो गद्यांश के उस हिस्से से संबंधित नहीं है, तो उसे तुरंत हटा दें। सही है, इससे सही जवाब मिलने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल। और चौथी तकनीक है बार बार दोहराए जाने वाले प्रश्न। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है कि सीटीटी में सवाल रिपीट होते हैं। बहुत होते हैं। स्रोत बताते हैं कि सीटीईटी में 60 से 80% प्रश्न और कॉन्सेप्ट्स पिछले वर्षों के पेपरों से दोहराए जाते हैं। 60 से 80%, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, खासकर पेडागोजी में प्रश्न पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन मूल सिद्धांत वही रहता है, जैसे उपचारात्मक शिक्षण या रचनात्मक मूल्यांकन। और 5वीं तकनीक? वो एक पैटर्न है जो अक्सर देखा जाता है, सबसे लंबा और सबसे सकारात्मक विकल्प। 1 मिनट, सबसे लंबा ऑप्शन चुनना, ये तो थोड़ा तुक्का लगाने जैसा नहीं लग रहा? आपका सवाल जायज है, लेकिन ये तुक्का नहीं, एक तार्किक पैटर्न है। वो कैसे? सोचिए, पेडागोजी का सवाल बच्चे के सीखने की प्रक्रिया के बारे में सबसे बेहतर विकल्प पूछता है। जो विकल्प सबसे लंबा होता है, अक्सर वो स्थिति की सबसे ज्यादा और विस्तृत व्याख्या कर रहा होता है। अच्छा, मतलब वो ज्यादा एक्सप्लेनेटरी होता है। हाँ, वो बच्चे के नजरिए को, उसकी जरूरतों को सबसे अच्छे से समझा रहा होता है। इसलिए जब आप 2 विकल्पों में फंस जाएं, तो ज्यादा संभावना है कि जो विकल्प ज्यादा व्याख्यात्मक और बच्चे के हित में हो, वही सही होगा। समझ गए। ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन परीक्षा में समय सीमित होता है, तो संस्कृत सेक्शन को हल करने का सही क्रम क्या होना चाहिए? समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी सलाह है, पहला चरण मतलब पहले 10 से 12 मिनट में सबसे पहले पेडागोजी के 15 प्रश्नों को हल करें। सबसे पहले पेडागोजी? हाँ, ये आपका सबसे मजबूत क्षेत्र है। सकारात्मक और नकारात्मक कीवर्ड्स का उपयोग करके आप इन्हें बहुत तेजी से हल कर सकते हैं। और इससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा शुरू में ही। बिल्कुल। फिर दूसरा चरण मतलब अगले 15 से 18 मिनट में गद्यांश वाले 15 प्रश्नों पर आएं। ठीक है। और यहाँ पहले प्रश्नों को पढ़ें, फिर गद्यांश में कीवर्ड्स खोजें। गद्यांश को शुरू से अंत तक पढ़ने में समय बर्बाद न करें। अच्छा, मतलब पहले सवाल पढ़ो, फिर पैसेज। हाँ, और जिस प्रश्न पर अटक जाएं, उसे छोड़कर आगे बढ़ें। एक ही प्रश्न पर ज्यादा समय न लगाएं। और सीटेट में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं? बिल्कुल नहीं। तो अंत में बचे हुए प्रश्नों में अनुमान लगाकर कोई न कोई विकल्प जरूर भरें, छोड़ना एक भी नहीं है। इन सब तकनीकों के बावजूद परीक्षा हॉल में घबराहट हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए एक गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल है, ये संस्कृत भाषा की नहीं बल्कि पैटर्न पहचानने की परीक्षा है। ये संस्कृत भाषा की नहीं बल्कि पैटर्न पहचानने की परीक्षा। हाँ, खुद को बार बार ये याद दिलाएं, आप संस्कृत के विद्वान बनने के लिए ये परीक्षा नहीं दे रहे हैं। आप एक शिक्षक बनने के लिए परीक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल, जिसे ये पता हो कि बच्चों को कैसे सिखाया जाता है। आपकी पेडागोजी की समझ ही आपकी असली ताकत है। जब आप इस मानसिकता के साथ पेपर हल करेंगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा और आप एक रणनीतिकार मतलब एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह सोचेंगे। तो आज हमने देखा कि कैसे बिना संस्कृत जाने भी सीटेट में अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। हमने पेडागोजी के 15 पक्के नंबरों की बात की, कीवर्ड मैचिंग और अनुमान लगाने जैसी शक्तिशाली तकनीकें सीखी और समय प्रबंधन की रणनीति बनाई। याद रखिए, सफलता के लिए ज्ञान के साथ साथ सही रणनीति भी जरूरी है। और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का अभ्यास इन तकनीकों को और मजबूत करेगा। अब एक सवाल सोचिएगा, सीटेट में भाषा का पेपर केवल ये जांचने के लिए नहीं है कि आप भाषा जानते हैं या नहीं, बल्कि ये जांचने के लिए है कि आप भाषा सिखाने की चुनौतियों को कितना समझते हैं। बहुत गहरी बात है। तो क्या ये परीक्षा का डिजाइन ही ये नहीं बता रहा कि एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है?